हेलो फ्रेंड्स। आज हम डाटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं। डाटाबेस हमें क्यों चाहिए, डाटाबेस की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, या डाटाबेस करता क्या है, हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और डाटाबेस का कोई सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर मेनली जो हम यूज़ करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाटाबेस हमें चाहिए क्यों। होता क्या है कि जब भी आप एक छोटा सा कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर सेव करके रखना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं और वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाटा जो है वो डाटा होता क्या है। तो डाटा जैसे कि हमने कहा कि कोई भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे लिए एक डाटा है। तो ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है, मीडिया फाइल की फॉर्म में हो सकता है। अब अगर आप इस डाटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट करना होगा। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले हमें समझना होगा कि डाटाबेस क्या है। डाटा क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एक वेल मैनर तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से जहां पर हम रख सकते हैं वो एक डाटाबेस कहलाता है। अब अगर डाटाबेस की बात की जाए तो हमारे पास अलग अलग तरह के डाटाबेस अवेलेबल हैं, जिसमें सेंट्रलाइज डाटाबेस भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है, नो एसक्यूएल डाटाबेस है, रिलेशनल डाटाबेस है, और इसी तरीके से बहुत सारे डाटाबेस जो है वो अवेलेबल है। अब ये सारे डाटाबेस डिपेंड करता है हम किस टाइप के काम को कर रहे हैं और उस काम में हमें किस टाइप का डाटाबेस सिस्टम चाहिए। तो अभी जो हम जानने वाले हैं वो हम एसक्यूएल सर्वर के बारे में जानने वाले हैं। तो एसक्यूएल सर्वर जो है वो क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आरडीबीएमएस जो होता है वो आरडीबीएमएस होता क्या है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये हमारे पास अलग अलग कंपनीज हैं जो आरडीबीएमएस के लिए एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर बनाती हैं। सॉफ्टवेयर हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाटा को प्रॉपर तरीके से सेव कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। अब आरडीबीएमएस के अंदर होता क्या है कि जो भी डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल हम सेव करके रखते हैं। और ये टेबल किस तरीके से काम करता है, टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, टेबल के ऊपर हम किस तरीके से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, डाटा किस तरीके से हम इसके अंदर सेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन की। तो एसक्यूएल सर्वर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल सर्वर को हम किस तरीके से अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जब आप ब्राउज़र के अंदर सर्च करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड 2019, तो यहाँ पर आपके पास कुछ लिंक खुल के आ जाएगा। आप क्या करें कि एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाएँ, उस पर क्लिक करेंगे आप, आपको वो ऑफिशियल साइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो एडिशन जो है वो अवेलेबल है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड कर लेना है। एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड होने के बाद आप क्या करें कि इस एक्सी को रन करें। यहाँ पर हम बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया है, तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक को डाउनलोड करना है हमें और इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर इसने इंस्टॉलेशन लोकेशन दिया हुआ है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही अपने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप कोई और लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ब्राउज़ करने के लिए ऑप्शन है। आप जिस लोकेशन के ऊपर चूज़ करेंगे वहाँ पर ये पूरा जो एसक्यूएल सर्वर है जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो मोस्टली जो है हम डिफ़ॉल्ट पाथ के साथ ही चलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे किसी और लोकेशन पर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पाथ के साथ ही चल रहा हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इंस्टॉल बटन को क्लिक करूँगा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, आपको वेट करना होगा जब तक ये पूरी तरह से इंस्टॉल ना हो जाए।
अब आप यहाँ देखेंगे इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंस्टॉलेशन के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसने दे दिया है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एप्लीकेशन के साथ अपने डाटाबेस को ज्वाइन करना है और उसके बाद वहाँ से कुछ डाटा या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रिट्रीव करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सेव करना है। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्ट नाउ, कस्टमाइज और इंस्टॉल एसएसएमएस। तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल एसएसएमएस के ऊपर जाएंगे। एसएसएमएस का मतलब होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। तो आप क्या करें कि ये सेटअप फाइल है, यहाँ से सेटअप फाइल को आप डाउनलोड कर लें। सेटअप फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सेटअप फाइल जो है वो डाउनलोड कर लिया। अब आप क्या करें, जहाँ पर ये डाउनलोड किया हुआ है वहाँ उस सिस्टम को ओपन करें। जैसे क्लिक करेंगे ये सेटअप फाइल रन कर देगा। अब आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को किस लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन चूज़ करते हैं या फिर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही चूज़ करके चल रहा हूँ और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है वो डिफ़ॉल्ट पाथ के साथ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अब अगर आप अपने सर्च बार में जाकर एसक्यूएल सर्वर को ढूंढेंगे तो ये आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड अगर हो चुका है तो यहाँ पर आपको ये इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आएंगे। ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ओपन फाइल लोकेशन। तो ओपन फाइल लोकेशन से आप ये देख सकते हैं कि कहाँ किस लोकेशन के ऊपर सेव किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं तो देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाता है। ये देखिए, जब हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाता है उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप अपने डाटाबेस इंजन के साथ किस मोड में कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विंडो ऑथेंटिकेशन मोड है। तो आप क्या करें, इसको यहाँ पर कनेक्ट प्रेस करें। ये इसी मोड में जाके हमारे डाटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर जो भी फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं, क्वेरी लिखना चाहते हैं या जो भी अपना काम करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल सर्वर को हम किस तरीके से अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जब आप ब्राउज़र के अंदर सर्च करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड 2019 तो यहाँ पर आपके पास कुछ लिंक खुल के आ जाएगा। आप क्या करें कि एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाएँ। उस पर क्लिक करेंगे आप, आपको वो ऑफिशियल साइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 एडिशन जो है वो अवेलेबल है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड कर लेना है। एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड होने के बाद आप क्या करें कि इस एक्सी को रन करें। यहाँ पर हम बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया है तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक को डाउनलोड करना है हमें और इंस्टॉल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर इसने इंस्टॉलेशन लोकेशन दिया हुआ है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर ही अपने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप कोई और लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ब्राउज़ करने के लिए ऑप्शन है। आप जिस लोकेशन के ऊपर चूज़ करेंगे वहाँ पर ये पूरा जो एसक्यूएल सर्वर है जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो मोस्टली जो है हम डिफ़ॉल्ट पाथ के साथ ही चलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे किसी और लोकेशन पर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पाथ के साथ ही चल रहा हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इंस्टॉल बटन को क्लिक करूँगा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, आपको वेट करना होगा जब तक ये पूरी तरह से इंस्टॉल ना हो जाए।
अब आप यहाँ देखेंगे इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंस्टॉलेशन के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसने दे दिया है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एप्लीकेशन के साथ अपने डाटाबेस को ज्वाइन करना है और उसके बाद वहाँ से कुछ डाटा या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रिट्रीव करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सेव करना है। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्ट नाउ, कस्टमाइज़ और इंस्टॉल एसएमएस एसएसएमएस। तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल एसएसएमएस के ऊपर जाएँगे। एसएसएमएस का मतलब होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, तो आप क्या करें कि ये सेटअप फाइल है, यहाँ से सेटअप फाइल को आप डाउनलोड कर लें। सेटअप फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सेटअप फाइल जो है वो डाउनलोड कर लिया। अब आप क्या करें, जहाँ पर ये डाउनलोड किया हुआ है वहाँ उस सिस्टम को ओपन करें। जैसे क्लिक करेंगे ये सेटअप फाइल रन कर देगा। अब आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को किस लोकेशन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन चूज़ करते हैं या फिर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही चूज़ करके चल रहा हूँ और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है वो
डिफ़ॉल्ट पाथ के साथ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अब अगर आप अपने सर्च बार में जाकर एसक्यूएल सर्वर को ढूँढेंगे, तो ये आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड अगर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको ये इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आएँगे, ओपन रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ओपन फाइल लोकेशन। तो ओपन फाइल लोकेशन से आप ये देख सकते हैं कि कहाँ किस लोकेशन के ऊपर सेव किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं तो देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाता है। ये देखिए, अब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक बहुत सारे सर्वर के नेम होंगे। अगर आपने ऑलरेडी पहले कुछ बनाया होगा तो उसके नाम भी इसके अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ जाएं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन देगा वो आपको देगा विंडो ऑथेंटिकेशन का। तो अगर विंडो ऑथेंटिकेशन के साथ आप इसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये विंडो ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें विंडो ऑथेंटिकेशन की जगह एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करना है। तो इस केस के अंदर अभी अगर आप ये जो डिफ़ॉल्ट हमें ऑप्शन दे रहा है इसके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये कनेक्ट नहीं करने देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे जो अभी हमने इंस्टॉलेशन किया था उसके लिए हमें फिर इसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो अब देखें कि हम इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है कस्टमाइज़ करने का। तो आप क्या करें, कस्टमाइज़ पर क्लिक करें। ये एक प्रॉम्प्ट आपको ओपन करके देगा। अब इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सेटअप या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टेबल या डाटाबेस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करने का भी हमारे पास जो तरीके हैं वो दो तरीके होते हैं। या तो आप डिज़ाइनर में जाके डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर एसक्यूएल कमांड के थ्रू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम दोनों प्रोसेस को चेक करेंगे और देखेंगे स्टार्टिंग में जब आप डाटाबेस पे काम करते हैं तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइनर के थ्रू हम करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें जो सिंटैक्सेस हैं वो याद नहीं होते। तो आप दोनों तरीके देख लीजिए, आपको जो सिंपल लगता है उस तरीके से कीजिएगा। बट अगर आपको कमांड के थ्रू कुछ भी काम करना है तो आपको कंटिन्यूसली उसे यूज़ करना होगा, जिससे आप उस सिंटैक्सेस को ईज़िली याद रख पाएँ। चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम डाटाबेस क्रिएट करना चाहें डिज़ाइनर मोड से तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब डाटाबेस पर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देता है न्यू डाटाबेस। आप इसको क्लिक करें। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डाटाबेस नेम क्या होगा। तो डाटाबेस नेम आप जो भी चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टेस्ट डाटाबेस नाम देता हूँ। आप ओके करिए, ये आपका एक डाटाबेस जनरेट करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग में बात की तो हमने कहा कि आर्किटेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि कुछ सिस्टम डिफाइंड डाटाबेस होता है और कुछ यूज़र डिफाइंड डाटाबेस होता है। तो ये जो आपने डाटाबेस क्रिएट किया है ये यूज़र डिफाइंड डाटाबेस है। अगर आपको सिस्टम डिफाइंड डाटाबेस चेक करना है तो आप यहाँ पर सिस्टम डाटाबेसेस के अंदर जाओगे और यहाँ पर आपको ये 4 जो है ऑलरेडी बने हुए डाटाबेसेस अवेलेबल हैं वो आपको दिख जाएंगे, मास्टर मॉडल, एमएसडीबी एंड टेम्पडीबी। तो जब भी आप मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये 4 सिस्टम डिफाइंड डाटाबेस मिल जाता है। अब अभी हमने जो जनरेट किया है वो यूज़र डिफाइंड डाटाबेस है। अब यूज़र डिफाइंड डाटाबेस आप जनरेट करना चाहें और क्वेरी के थ्रू जनरेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं।
अब यहाँ डाटाबेस जनरेट करने के लिए कमांड के थ्रू हमारे पास सिंपल कमांड हमें रन करना पड़ेगा। इसके लिए सिंटैक्स है क्रिएट डाटाबेस और आप डाटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डाटाबेस स्टूडेंट के नाम से बना लिया। अब आप इसे सिलेक्ट करें और दो तरीका है, या तो आप इस एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करें तो ये कमांड रन कर जाएगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड पर F5 की अवेलेबल है उसको आप प्रेस करें, ये आपके लिए कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया कि कमांड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डाटाबेस जो अभी हमने क्रिएट किया था वो डाटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो इसको हमें रीलोड करना पड़ता है। आप यहाँ जाइए, इसको रिफ़्रेश कीजिए और ये आपका नया डाटाबेस रीलोड कर देगा। अब जब आप डाटाबेस बनाते हैं तो उस डाटाबेस को डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के लिए भी हमारे पास सिंपल तरीका है कि आप यहाँ जाएं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट का। जो भी डाटाबेस आपको डिलीट करना है उस पर जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट का, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। ऐसे ही अगर आपने ये स्टूडेंट डाटाबेस बनाया था, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डिलीट करना चाहें तो बाय कमांड हम कैसे इसे डिलीट कर सकते हैं वो हम चेक करेंगे। ड्रॉप डाटाबेस एंड डाटाबेस नेम। तो यहाँ पर अगर आप डाटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको डाटाबेस का नाम पास करना होगा और इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये डाटाबेस आपका ड्रॉप हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश कीजिए, ये यहाँ दिखा देगा डाटाबेस जो है वो यहाँ से हट गया है, अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास तरीका है डाटाबेस क्रिएट करने का। ये हमारे पास तरीका है डाटाबेस रिमूव करने का। अब जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को मैंने एज ए कमेंट रखा है। तो कमेंट अगर हमें बनाना है तो कमेंट को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आप सिंगल लाइन से कमेंट बनाते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को आप कमेंट कर पाएँ तो उस केस के अंदर आपको मल्टी लाइन कमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमारे पास तरीका होता है, आप क्या करेंगे, कोई भी जो वैल्यू है उसके पास इस तरीके से ये तरीका है मल्टी लाइन कमेंट का। अगर आप इसे देखना चाहें कि ये दो लाइनें हमने लिखी हैं, इन दो लाइनों को अगर हमें कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जितने भी स्टेटमेंट है, मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि अगर हमें कमेंट यूज़ करना है तो कमेंट हम सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे हमें अपने डाटाबेस में स्टोर करना है और बाद में उसे रिट्रीव भी करना है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं और स्पेशली जब आप RDBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो अब अगर हमें यहाँ पर कोई टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो आप डिज़ाइनर के थ्रू टेबल को क्रिएट करो या बाय कमांड आप टेबल को क्रिएट करो। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके देख लेते हैं। अब जब आप अपने डाटाबेस को जो यूज़र डिफाइंड डाटाबेस आपने बनाया था उसको अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ आपके ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है बने हुए होते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक टेबल है, व्यूज़ है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, सिनेमस है, प्रोग्रामेबिलिटी है। तो इसके अंदर हम प्रोसीजर्स, फंक्शन, ट्रिगर्स जो भी बनाएंगे वो सारे का सारा इसके अंदर डिफाइन होता है। अगर आप कोई भी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो टेबल जो है वो इस टेबल फोल्डर के अंदर जाके जनरेट हो जाता है। अगर आप व्यूज़ बनाते हैं तो ये व्यूज़ फोल्डर के अंदर जाके जनरेट कर देगा।
अब अगर हमें यहाँ पर कोई टेबल बनाना है और बाय डिज़ाइन नर के थ्रू हम टेबल बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप टेबल पे जाएँ, राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास टेबल का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल के लिए प्री डिफाइंड टेम्पलेट ये आपको दे देगा। तो टेबल के अंदर आप जो भी कॉलम रखना चाहें, उस कॉलम को आप रख सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो पहला कॉलम होता है, वो आईडी हम रखते हैं। आईडी हम इसलिए रखते हैं जिससे कि उस टेबल में जब भी हमें फ़िल्टरिंग करनी हो, सॉर्टिंग करनी हो, तो उस आईडी के बेस पर हम फ़िल्टरिंग या सॉर्टिंग कर सकें। तो ध्यान रखिएगा कि आईडी जो होता है वो हमें यूनिक रख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक आईडी कॉलम ले लेते हैं। आईडी कॉलम का जो हम डाटा टाइप है वो इंट ले लेते हैं और यहाँ पर इसको कहते हैं कि ये नल नहीं होना चाहिए। अब जब भी आप आईडी लेते हैं तो आईडी को हम ऑटो जनरेटेड रखते हैं। ऑटो जनरेटेड रखने का बेनिफिट ये होता है कि आप आईडी में बार बार जाके वैल्यू को इंसर्ट ना करें। जब भी कोई रो इस टेबल के अंदर इंसर्ट होगा तो वो अपने आप आईडी को अपडेट करता जाएगा। इसके लिए हमारे पास इस डिज़ाइनर में आप चेक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। अब आप क्या करें कि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नो दिया हुआ है, इसको आप क्या करो, यहाँ यस कर दो। तो जैसे ही आप यस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आइडेंटिटी इंक्रीमेंट जो है वो 1 है और आइडेंटिटी सीड जो है वो आपका 1 है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि भाई जब आप रो इंसर्ट करें तो वो कितने नंबर से इंक्रीमेंट होना चाहिए। मान लें मैं कहता हूँ कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर अगर हमें रखना है तो वहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। अब आइडेंटिटी सीड है कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 200 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो आपको आइडेंटिटी सीड के अंदर रखना होगा। अगर आप यहाँ पर 100 रखेंगे और इंक्रीमेंट 1 रहेगा, तो जो रो आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे उसके अंदर वैल्यू 100, 101, 102, 103 इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और फील्ड हम रख लेते हैं। इस फील्ड के अंदर हमने यहाँ पर रखा फर्स्ट नेम और इसको मैं varchar रख लेता हूँ। varchar की लेंथ जो है वो मैं 50 दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई कॉलम या एट्रीब्यूट्स जो भी हम कहते हैं इसको अगर हम लेते हैं तो उस टाइम पर हमें उसका डाटा डिफाइन करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि भाई किस टाइप का डाटा हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा रखना चाहते हैं तो varchar ले लें, कैरेक्टर टाइप में भी ले सकते हैं, लेकिन कैर के और varchar के कुछ बेनिफिट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएंट डाटा टाइप है, इसका मतलब जब varchar आप लोगे तो जो भी इसको लेंथ स्पेसिफाई करना चाहें वो आप लेंथ यहाँ पर दे सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है अलाउ नल का। तो अलाउ नल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई फील्ड लेते हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो क्या आप चाहते हैं कि उसके अंदर वैल्यू खाली रहे। कई बार जो भी आप टेबल बनाएंगे उस टेबल में अगर आप अलाउ नल कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नल उसके अंदर सेट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट नेम लिया और आप कहते हो कि नहीं मुझे इसको नल नहीं रखना, नल नहीं रखने का मतलब ये है कि आपको ये वैल्यू जब भी इंसर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपको इसको देना होगा। अगर आप इसे नहीं देंगे तो ये इंसर्ट प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने देगा। अब फर्स्ट नेम के बाद हमने कहा कि लास्ट नेम एक फील्ड ले लेते हैं और इसको भी हम varchar टाइप कर लेते हैं और यहाँ क्या देते हैं कि इसको आप नल रख सकते हैं। नल रखने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू नहीं रखते हैं या कोई वैल्यू इंसर्ट टाइम पर पास नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर एड्रेस लेते हैं, एड्रेस भी मैं varchar ले लेता हूँ और इसको भी मैं नल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अभी 4 कॉलम लिए हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव टेबल 1। इस टेबल का नाम आप अपने हिसाब से आप जो भी नाम रखना चाहें वो नाम इस टेबल को रख सकते हैं। मैं मान लेता हूँ इस टेबल का नाम स्टूडेंट इन्फो है और इसको हम ओके करेंगे तो ये जो है आपका टेबल सेव हो जाएगा।
अब जब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर चेक करेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर अभी भी टेबल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ क्रिएट ज़रूर करते हैं, बट अगर चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तो आप इसे रिफ़्रेश कर लें, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया था, इस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट इन्फो डाला है, ये इसका स्कीमा है। DBO डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो है ये इसका डिफ़ॉल्ट स्कीमा है, और स्कीमा के साथ ये टेबल जनरेट करता है। अब अगर आप टेबल का सिंटैक्स देखें, तो टेबल का जो सिंटैक्स हमारे पास होता है, टेबल का सिंटैक्स कहता है कि आप जब भी टेबल बनाएंगे बाय कमांड, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल, डाटाबेस नेम पास कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका स्कीमा नाम पास कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन टेबल नेम मैंडेटरी है, तो आपको टेबल नेम देना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरीके से हम डिज़ाइनर के थ्रू एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब भाई जब हमने टेबल बनाया है, तो इस टेबल में हमने कोई वैल्यू रखी है या नहीं रखी है, उस वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जो होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये तो होता है आप कमांड के थ्रू देखते हैं। तो अगर आप कमांड के थ्रू नहीं चाहते, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। अब यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे, तो इसमें जितने भी रो होंगे उसमें से 1000 रोज जो है यहाँ पर ये आपको दिखा देगा। फिलहाल हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो ये हमें वैल्यू जो है वो खाली दिखा रहा है। अब हमारा काम है, जब हमारा टेबल बन चुका है, तो इस टेबल के अंदर हमें वैल्यू भी रखनी होगी। तो टेबल के अंदर वैल्यू को हम दो तरीके से देखेंगे कि वैल्यू हम किस तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका है कि आप डिज़ाइनर के थ्रू इसमें वैल्यू को इंसर्ट करें, और दूसरा तरीका है कि आप कमांड के थ्रू इसमें वैल्यू को इंसर्ट करें। देखते हैं हम दोनों तरीके से कि किस तरीके से इनमें वैल्यूज़ को डाला जा सकता है, या कहें कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रखा जा सकता है। तो जब भी आप अपने बनाए हुए टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है एडिट 2000 रोज, 200 रोज। तो यहाँ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो टेबल आपने बनाया था वो एडिटेबल मोड के अंदर ओपन हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईडी कॉलम में कुछ भी वैल्यू हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है। तो अब आप फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू आपको पास करना होगा, क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी है। तो यहाँ पर मैंने एक नेम पास कर दिया, यहाँ पर मैंने लास्ट नेम पास कर दिया, रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि लास्ट नेम आपने मैंडेटरी नहीं किया हुआ था, और एड्रेस को ब्लैंक छोड़ देते हैं और टैप करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप टैप करके आगे बढ़ेंगे, तो आप चेक करेंगे कि आईडी अपने आप जनरेट हो गई है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसे ऑटो जनरेटेड बना चुके हैं। तो जब भी आप कोई रो इसमें इंसर्ट करते हुए जाएंगे, तो उस टाइम पर आईडी अपने आप ही अपडेट होता रहेगा, आपको इसके लिए कोई वैल्यू फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं, और अब हमने यहाँ पर सारे फील्ड दे दिए हैं। देखिए ये अपने आप क्या करेगा, आईडी को अपडेट करता जाएगा और यहाँ पर रिकॉर्ड को दिखाता जाएगा। अब अगर मान लें कि ये कमांड के थ्रू चेक करना है, तो फिर दोबारा यहाँ जाइए, सिलेक्ट 100 कीजिए, और देखिए यहाँ पर सिलेक्ट 1000 करने के बाद अगर आप इसमें मान लें कि 1000 से ज़्यादा है, तो आप जितने भी यहाँ पर लिखना चाहें वैल्यू को पास कीजिए, उतने रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, तो जितने भी रिकॉर्ड्स इसमें अवेलेबल हैं वो रिकॉर्ड मुझे ये दिखा देता है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर डिज़ाइनर मोड से वैल्यू को इसके अंदर फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कमांड से देखते हैं कि अगर हम अपने क्रिएटेड टेबल के अंदर कमांड से किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहें, तो वो कैसे होगा। तो जब भी आप कमांड के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसका एक सिंटैक्स होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू, और इसके बाद आपको बताना होगा कि किस में, इनटू यानी किसके अंदर हमें वैल्यू फिल करनी है। तो हमने जो टेबल बनाया है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट इन्फो को यहाँ पर दे दें, नाम दे दें इसको। अब स्टूडेंट इन्फो नाम देने के बाद हमें ये कहता है कि इसके अंदर
किन कॉलम्स के अंदर आप वैल्यू को फिल करना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितने कॉलम्स आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं, कॉलम में आपने आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस बनाया हुआ है। तो अगर आप सपोज़ करें कि सिर्फ फर्स्ट नेम में वैल्यू को फिल करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू को फिल कर सकते हैं और यहाँ पर इसे बता दीजिए कि मैं सिर्फ फर्स्ट नेम के अंदर ही वैल्यू को फिल करना चाहता हूँ और यहाँ पर लिख दीजिए वैल्यूज़ और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इस वैल्यू को फिल कर दीजिए। मान लें हमने यहाँ पर डेमो लिखा, सिलेक्ट करिए और इसे रन कीजिए। ये क्या कहता है कि एक रो जो है वो इफेक्ट हो चुका है, यानी मैसेज में इसने हमें बताया कि एक रो इसने इंसर्ट कर दी है। तो अगर आप रो इंसर्ट हो चुकी है और देखना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट पे जाएं और देखें तो ये आपको एक नई रो जो आपने कमांड के थ्रू इंसर्ट की थी वो रो आपको दिखा देगा। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया कि अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक सिंगल कॉलम लिया था और सिंगल कॉलम के अंदर ही वैल्यू इंसर्ट की। अब सपोज़ करें कि यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू जो लिखी है हमने, लास्ट नेम हमारा कॉलम था और तीसरा कॉलम है एड्रेस। तो एड्रेस जो है एक कीवर्ड है, तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम किसी भी टेबल के लिए जनरेट करते हैं तो कीवर्ड जो है वो कॉलम का नाम ना दें। अगर आप देते हैं तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें जिससे कि ये जो आपका सिस्टम है वो उसे एक कीवर्ड ना ट्रीट करके आपकी वैल्यू की तरह ही उसको ट्रीट करेगा। अब यहाँ पर अगर हमने कहा कि भाई हमने 3 फील्ड के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, 3 फील्ड में वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ सिर्फ एक के लिए वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, तो जब आप एक के लिए वैल्यू पास कर रहे हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि भाई आपने 3 फील्ड दी हुई थी और आप यहाँ पर एक ही फील्ड की वैल्यू को डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये वैल्यू जो है आप जब भी इंसर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको नल लिख देना है कि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं डालनी है। और अब आप इसे इंसर्ट करिए और देखिए कि क्या कहता है, रो जो है इंसर्ट हो चुका है। अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर पहले के लिए, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है वो हमारा मैंडेटरी है, तो ये फर्स्ट नेम को मैं क्या करता हूँ, नल पास करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या कहता है ज़रा इसे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम फर्स्ट नेम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉलम को आपने नल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बनाया हुआ है। तो जिस वैल्यू को हम कभी भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने कहा है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये नल वैल्यू नहीं ले सकता। तो अगर ये नल वैल्यू नहीं ले सकता तो इसका मतलब जब भी आप इंसर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उस टाइम पर आपको इसे वैल्यू देना होगा। आप नल वैल्यू इसके अंदर लेके नहीं चल सकते। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी फील्ड मैंडेटरी करते हैं, नॉट नलेबल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हम उन्हीं फील्ड्स को मैंडेटरी करेंगे जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसे नल कर सकते हैं और वहाँ पर नल वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करें, वैल्यू पास करेंगे और फिर रन करेंगे तो ये देखेंगे कि फिर एक नई रो इसने इंसर्ट कर दी है। फिर दोबारा से आप इस स्टेटमेंट को रन करिए और देखिए ये वैल्यू जो है इंसर्ट हो चुकी है। अब हमने कहा था कि भाई यहाँ पर अभी हमने कहा है कि अगर हम तीनों कॉलम देते हैं तो तीनों कॉलम के अंदर वैल्यूज़ हमें पास करनी होंगी, बट हम तो लास्ट नेम और एड्रेस को नलेबल बना चुके हैं, तो फिर हमें यहाँ पास करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए जब भी आप कॉलम सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ मेंशन करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ में आपको उनके लिए वैल्यू पास करनी ही है। अगर आप मान लें कि यहाँ पर इन दोनों कॉलम को हटा देते हैं जैसे कि पहले हमने किया था, और उसके बाद यहाँ पर जब इस स्टेटमेंट को आप रन करेंगे
तो इस केस के अंदर इसको किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाकी जो वैल्यूज़ आपने नलेबल किया हुआ है उसको वो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट नल फिल कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉलम लेके चलते हैं तो इसका मतलब भले ही वो नलेबल हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको उसमें नल वैल्यू पास करनी होगी। तो ये तरीका हुआ इंसर्ट करने का, और इंसर्ट करने का दोनों तरीके हम सीख चुके हैं कि डिज़ाइनर से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कमांड के थ्रू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि आपके पास कोई फील्ड नॉट नलेबल है और कोई फील्ड नलेबल है, तो हम उसके अंदर वैल्यू को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट का जो प्रोसेस है, इंसर्ट के प्रोसेस में जो सिंटैक्स है वो ध्यान रखिएगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अगर आपने कोई स्कीमा बनाया हुआ है और स्कीमा के साथ आपने टेबल जनरेट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर स्कीमा पास करना होगा, अदरवाइज़ वो एरर देगा। हम स्कीमा के साथ भी देखेंगे, पहले हम इसको आगे देख लेते हैं। अब हमने कहा कि टेबल में इंसर्ट करना है तो वैल्यू इंसर्ट करने का तरीका हमें समझ में आ गया कि वैल्यूज़ को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये इंसर्ट प्रोसेस है टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। अब अगर मान लें कि आपने कोई टेबल बनाया है तो उस टेबल को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी आप कुछ भी जनरेट करते हैं तो उसको हम हटा भी सकते हैं। हटाने का भी हमारे पास प्रोसेस होता है। अगर आप मान ले रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए आपके पास सेम तरीका है, क्योंकि ये जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो टेबल रिमूव करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। यहाँ पर जाएं और राइट क्लिक करें, यहाँ से ये टेबल रिमूव हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखें ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। तो अगर आप ड्रॉप टेबल और टेबल नेम लिख देते हैं तो उस केस के अंदर आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, उस टेबल को रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो आप रिफ्रेश को क्लिक करें, वो आपको जो डाटा है वो पूरे का पूरा दोबारा से रीलोड कर देगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉप करना चाहें तो आपको ड्रॉप लिखना है। ड्रॉप लिखने के बाद वो उसका टाइप क्या है, अगर आप टेबल को ड्रॉप करना है तो आपको टेबल लिखना है। आगे हम अगर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप फंक्शन और फंक्शन नेम। ऐसे ही अगर आप मान लें व्यू बनाते हो तो व्यू का ड्रॉप व्यू नेम। इसका मतलब ड्रॉप का एक सिंपल सा तरीका है हटाने के लिए, आप ड्रॉप लिखेंगे, किस चीज़ को आप ड्रॉप करना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे, उसका नाम लिख देंगे तो वो सिस्टम से ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया था, टेबल तो हमने रिमूव कर दिया। तो अब टेबल जब हमने यहाँ पर डिज़ाइनर से बनाया था, अब हम देखेंगे कि टेबल को हम कमांड के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी टेबल जनरेट करेंगे तो उसके लिए हमें सिंटैक्स याद रखना है। सिंटैक्स है क्रिएट टेबल डाटाबेस नेम, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, उसके बाद स्कीमा और फिर टेबल नेम। तो आप स्कीमा के साथ भी टेबल जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। पहले हम देखते हैं कि सिंपल तरीके से किसी टेबल को अगर हमें बनाना हो तो हम उस टेबल को कैसे जनरेट करेंगे कमांड के थ्रू। तो इसका हमारे पास सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, उसके बाद आप इसका कोई भी टेबल नेम डाल सकते हैं। अभी हमने जिस टेबल को डिलीट किया था उसी टेबल को हम ले लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो फील्ड आपको रखना है, जो डाटा टाइप आपको उसके लिए रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पर आईडी रखा मैंने, इसे मैंने कहा इंट है। इंट के बाद मैंने कहा आइडेंटिटी, इसको लगा देते हैं जिससे कि ये ऑटो इंक्रीमेंट प्रोसेस पे काम करें। और इसको हमने कहा कि यह नॉट नल रहेगा। अब दूसरी वैल्यू हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। हमने कहा कि ये वैरकैट टाइप का हमें चाहिए, तो वैरकैट टाइप में हमने इसकी फील्ड की लेंथ डिफाइन कर दी और हम इसे कहते हैं कि ये नॉट नल है, यानी इसके अंदर वैल्यू फिल हमें करना होगा, ये मैंडेटरी है। लास्ट नेम ले लिया हमने, लास्ट नेम के लिए भी हमने वैरकैर लिया। वैरकैर की लेंथ हमने 50 रखी और इसको हम कहते हैं कि नल रख लेते हैं। और जैसे लास्ट टाइम हमने एड्रेस लिया था, अब हमने कहा कि एड्रेस जो है वो कीवर्ड है, तो कीवर्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना चाहिए।
वैसे मोस्टली आप ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड्स को हम यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए आप स्टूडेंट एड्रेस करके एक एट्रीब्यूट बना लीजिए। इस फील्ड को भी हम वैरकैट टाइप का बना देते हैं और ये इसकी लेंथ जो है वो 50 रखते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको नलेबल बना लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप या तो यहाँ से एग्जीक्यूट करें या फिर F5 प्रेस करें। तो यहाँ पर जब हमने F5 प्रेस किया तो यहाँ पर इसने टेबल को जनरेट कर दिया। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, रिफ्रेश कीजिए, ये आपको दिख जाएगा। टेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर इसने टेबल हमें जनरेट करके दे दिया। इंसर्ट करने का फिर दोबारा वही तरीका होगा जो कि अभी हम क्रिएट कर चुके हैं। या तो आप डिज़ाइनर से जाएं या फिर यहाँ से जाके इंसर्ट कर दें। तो ये जो हमने टेबल बनाया है ये विदाउट स्कीमा बनाया है हमने। तो ये जो टेबल हमने बनाया है वो विदाउट स्कीमा है। अगर सपोज करें कि आप स्कीमा के साथ किसी टेबल को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाया जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ में ये याद रखिएगा स्कीमा जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। कब कब कहाँ यूज़ होता है उसको हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं अगर स्कीमा के साथ हमें टेबल बनाना हो तो हम टेबल को स्कीमा के साथ कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक स्कीमा जनरेट करना पड़ता है। मैं यहाँ एक स्कीमा बना देता हूँ जनरल टाइप से और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये स्कीमा जो है वो बन चुका है। अगर आपको ये देखना हो कि आपने जो जो स्कीमा बनाया है या फिर जो सिस्टम के अंदर स्कीमा अवेलेबल है वो कहाँ पर है, तो आप सिक्योरिटी के अंदर चले जाएं। सिक्योरिटी में हमारे पास एक फ़ोल्डर है स्कीमास के नाम से, इसके अंदर चले जाएं। यहाँ पर आपको सारे स्कीमा जो भी आप बनाएंगे या जो सिस्टम का बना हुआ है वो सारे स्कीमा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो स्कीमा के अंदर अभी हमने GN नाम से स्कीमा बनाया है, तो ये स्कीमा जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसी टेबल को हम स्कीमा के साथ बनाते हैं। इसका नेम हम चेंज कर लेंगे और स्कीमा जो है हम लगा लेते हैं इसके आगे। अब इस स्कीमा के साथ हम इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इसने टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब अगर हम देखेंगे टेबल के अंदर तो हमारे पास एक जो टेबल हमने बनाया था ये एक डिफ़ॉल्ट स्कीमा के साथ था और ये हमारा जो अभी हमने स्कीमा डिफ़ाइन किया है उसके साथ बनाया है। तो स्कीमा जो है वो ग्रुपिंग में और क्या कहते हैं, अगर आप मान लें अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं और उसको एक वेल स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्कीमा बना लेते हैं जिससे कि हम इजीली चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पर स्कीमा आप नहीं बनाते हैं तो भी टेबल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। स्कीमा बना के अगर टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उससे भी आप टेबल्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा कि डाटाबेस हम कैसे जनरेट करते हैं, डाटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, एक टेबल अगर हम क्रिएट करते हैं तो टेबल को हम डिज़ाइनर के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जब टेबल हम बनाते हैं वो विद स्कीमा और विदाउट स्कीमा हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद टेबल में अगर हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। हमारे पास दो तरीके से हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप टेबल के अंदर जो अपने टेबल आपने बनाया है उसके अंदर आप एडिट करें और डिज़ाइनर के थ्रू उसमें जो वैल्यू इंसर्ट करना चाहें वैल्यू इंसर्ट करें। और दूसरा तरीका है कि कमांड के थ्रू वैल्यू को आप इंसर्ट करें। तो अभी ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, हमारे साथ बने रहिए। आगे जो भी चीज़ें हम यहाँ करेंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल तक हम जाएंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक की क्वेरीज़ कैसे लिखी जाती हैं और चीज़ों को आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा।